वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हमने इसका 1.5 पेज जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, कुछ भी कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब हम जहाँ तक कल कर लिया था उससे आगे करेंगे। ध्यान से सुनना भाई। जो इसका 1.2 है पार्ट एनसीईआरटी में, वहाँ से स्टार्ट कर रही हैं। अब देखो वो जो क्या कहता है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी है वो विंटर सीजन में हम ग्रो क्यों नहीं करा सकते। अभी इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी दो टाइप की क्रॉप की, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। जब हमने एग्जाम्पल पढ़े तो आपने ध्यान दिया हो तो जो पैडी थी वो एक खरीफ क्रॉप है, यानी वो कब ग्रो कराई जाती है, रेनी सीजन में। तो विंटर सीजन में तो हम ये ग्रो नहीं करा सकते, क्योंकि जो पैडी है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो विंटर सीजन में ऐसा बारिश वगैरह इतनी होती नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और वो ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है। तो इसमें जो ये पहेली है ये बोलती है, पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो हम इसको रेनी सीजन में ही ग्रो करा सकते हैं, विंटर सीजन में ग्रो नहीं करा सकते। ओके। नेक्स्ट है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, यानी किसी भी क्रॉप को ग्रो कराते हैं, उस टाइम पे एक फार्मर जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है, उसको भाई सोइल को प्रिपेयर करता है, फसल बोता है, काटता है, उसको स्टोर करता है, जो भी जितना भी काम धाम होगा, वो जितनी भी प्रैक्टिसेस, जितनी भी एक्टिविटी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई ए गार्डनर और इवन बाई द वैन यू ग्रो ए ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तो यही एक्टिविटी गार्डनर भी करता है। जब हम, कोई गार्डनर है वो गार्डन में कोई भी मान लो फूल के प्लांट लगा रहा है या कुछ भी ग्रो करा रहा है, तो उसमें भी वो सेम प्रोसीजर को फॉलो करता है। हाँ, हो सकता है क्योंकि उसमें इतनी सोइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतनी हार्वेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतना कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ स्टेप जो हैं वो फॉलो करता है, सेम जैसा कि एक फार्मर करता है अपनी फील्ड के अंदर जब वो लार्ज स्केल में क्रॉप को ग्रो कराता है। ठीक है। ऐसे ही आप अगर घर पे भी कोई बीज कोई प्लांट ग्रो करा रहे हो, ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करा रहे हो, उस टाइम पे भी आप सेम एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हो जैसे एक फार्मर करता है। हाँ, वो एक स्मॉल स्केल पे होता है। आप मान लो एक प्लांट ग्रो करा रहे हो, उसका सीड लगाया आपने, उसको वाटरिंग करते हो, उसकी देखभाल करते हो, सनलाइट देते हो, उस जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो सेम होती है हमारी जब हम कोई भी बड़ी क्रॉप को ग्रो कराते हैं उस टाइम पे। ठीक है। अब है, दीज एक्टिविटीज आर और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हम करते हैं क्रॉप को ग्रो कराने के दौरान, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो उसमें कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर सोइंग, फिर हम बीज को लगाएंगे, फिर है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फिर हम उसमें उसके कुछ न्यूट्रिएंट को अच्छी अमाउंट में प्लांट को अवेलेबल कराएंगे, जैसे कि मैन्योर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गई। फिर हम उसमें इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है प्लांट को वाटरिंग करना, प्लांट को पानी देना, सिंचाई करना। ठीक है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब आप सबने देखा होगा जब भी हम कोई फसल लगाते हैं उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, तो उससे भी हमें अपने मेन प्लांट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। हार्वेस्टिंग, फिर हम, हमारी फसल तैयार हो जाती है, हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, कटिंग करते हैं, फिर हम उसको अच्छे से स्टोर करते हैं। तो ये हैं वो स्टेप जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दौरान होते हैं, एक फार्मर फॉलो करता है। अब इनको हम वन बाय वन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत, इस चैप्टर का मेन मुद्दा यही है। ये स्टेप आपको वैसे भी आसान से हैं, इसमें कुछ टर्म्स आएंगी वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। और चलो करते हैं भाई शुरू। फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमने क्या तैयार करना है, मिट्टी को अच्छे से तैयार करना है। मिट्टी तैयार होगी तभी उसमें फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी। मिट्टी अच्छी नहीं है तो प्लांट भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, हमारी यील्ड जो प्रोडक्शन होएगी वो बहुत कम होएगी, या हो सकती है हो भी ना। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। क्रॉप को ग्रो कराने से पहले जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा तो हमारी यील्ड बहुत अच्छी आएगी और हमारे लिए वो बेनिफिट होता है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क यही है, मिट्टी को लूज करना, उसको अच्छे से तैयार करना। वो नहीं है तो फिर आगे तो कोई स्टेप अच्छे से फॉलो होगा ही नहीं। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। सोइल अगर अच्छे से आपने लूजन कर दी, अच्छे से तैयार कर दी, तो प्लांट की रूट जो है अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगी, सोइल के अंदर जा पाएंगी। अच्छे से जाएंगी, वो पेनिट्रेट कर पाएंगी तो ही वो अपने न्यूट्रिशन अच्छे से लेंगी, प्लांट स्टैंड कर पाएगा अच्छे से और यील्ड अच्छी आएगी। The loose soil allow to root to breathe easily even when they go डीप इनटू द सोइल। अगर सोइल लूज है, अच्छे से तैयार की गई है, तो प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प मिलती है, ऑक्सीजन आराम से अंदर सोइल के अंदर जा सकती है। ठीक है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। जो लूजन सोइल है वो कैसे क्यों इतना ईजिली जो है प्लांट उसमें ब्रीथ कर पाता है? ऑफ कोर्स, अगर अच्छे से मिट्टी तैयार है, उसमें होल्स हैं, तो अच्छे से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगी और वो अच्छे से अपना काम। और देखो, प्लांट प्लांट को नहीं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे होते हैं हमारे सोइल के अंदर, जो कि हमारी क्रॉप के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ना अपना काम करने के लिए, वो अंदर ही अंदर मिट्टी को लूजन करते रहते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जितना भी डेड रिमेन्स होता है उसको वो डिकम्पोज करते रहते हैं और प्लांट को प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो सोइल में ऑक्सीजन का जाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए सोइल लूजन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। द लूजन सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। अभी मैंने जैसे आपको बताया, मिट्टी के अंदर अर्थवॉर्म्स होते हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट को अच्छे से ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। सोइल लूजन होगी तो अच्छे से ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी, गैसेज का एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. अब देखो, अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हेल्प करता है, उसकी जो यील्ड होती है क्रॉप की, क्रॉप को जब वो ग्रो कराता है वो अच्छे से हो पाए। कैसे कराता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने बताया था कि वो डेड रिमेन्स को या जितना भी डिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है वहाँ पे उसको डिग्रेड करते रहते, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते रहते हैं, और भाई अच्छे से मतलब उसकी हेल्प करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। और उस जितना भी वहाँ पे डेड रिमेन्स होता है उसको वो ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, सोइल को लूज़ करने में भी हेल्प करते। देखा होगा आपने, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में अंदर जाते रहते हैं, बाहर आते रहते हैं, तो उसको लूज़ भी करते हैं, प्लस में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस क्या होता है बच्चों? ह्यूमस एक डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। ये बनता कैसे है? ये जितने भी डेड रिमेन्स, मान लो कोई भी प्लांट का कोई भी लीव्स नीचे गिर गई, कोई भी टहनी टूट के नीचे गिर गई, कोई भी पार्ट्स नीचे गिर गया, या आसपास में कोई ऐसी चीज़ है जो डिग्रेड हो सकती है, उसको वो डिग्रेड कर करके ऑफ कोर्स, अगर देखो मिट्टी से, मेरी बात सुनो एक मिनट, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीव्स हैं, और ऊपर जो भी आपको सब पता होता है, ये मान लो ब्रेक करके यहाँ पे मिट्टी में गिर गई। अब इस लीव्स के पास तो सारा सामान है, मतलब जितने न्यूट्रिशन एक प्लांट को चाहिए होते हैं वो सारे इसके पास हैं, और सबको पता है ये क्या है, होती हैं लीव्स, किचन ऑफ द प्लांट, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। अगर ये फोल करके नीचे गिर गई, अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद आप देखना ये मुरझाई सी हो जाएगी, और कुछ दिन के बाद और देखोगे तो ये मिलेगी ही नहीं। क्या हो गया इसको? जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो अब जितना इसमें न्यूट्रिशन था, कुछ भी था, वो कहाँ पे जाके ऐड कर दिया इन्होंने? वापस से सोइल के अंदर। तो सोइल की तो फर्टिलिटी बढ़ा दी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट है, बट वाई द सोइल नीड टू टर्न एंड लूजन। तो सोइल को क्या नीड होती है कि भाई उसको लूजन करना क्यों ज़रूरी होता है, उसको कॉम्प्लेक्स जो क्रम्प्स होते हैं मिट्टी के उसको लूजन करना क्यों ज़रूरी है, ये आप मेरे को बताना। ठीक है, वैसे बता भी दिया है मैंने। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सोइल कंटेन मिनरल्स।
प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, सोइल के अंदर क्या होती हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि अभी हमने ऊपर बात करी। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। अभी बता दिया मैंने आपको, जो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो किसके द्वारा डिकम्पोज होते हैं, डिग्रेडेशन कैसे होता है उनका, सोइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। अभी बताया था मैंने, जितना भी उनके अंदर न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो वापस से कहाँ पे मिल जाते हैं डिग्रेडेशन के बाद, सोइल के अंदर। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, और सोइल के अंदर वापस से चले गए तो वापस से प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तो since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। जो सोइल की अपर मोस्ट लेयर होती है उसी में ह्यूमस होता है, उसी में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वही जो है हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो कराने में। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो जो टर्निंग और लूजनिंग हुई है सोइल की, उसी के कारण जो न्यूट्रिएंट है वो टॉप लेयर पे पहुंच पाते हैं, उसी के कारण प्लांट उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो कल्टीवेशन करने के लिए क्रॉप की टर्निंग और लूजनिंग होना सोइल का बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग। ये दो टर्म याद रखना। जो ये प्रोसेस है जिससे हम सोइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टीलिंग या प्लोइंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो। और जो ये टीलिंग और प्लोइंग होता है वो हम अदर बहुत सारे इक्विपमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें दे रखा कि भाई आप प्लोइंग जो है प्लो के थ्रू कर सकते हैं। अभी आप पढ़ोगे प्लो क्या होता है। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। जो प्लोज होते हैं वो किसके बने होते हैं, लकड़ी के और आयरन के। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सोइल क्या है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखी है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा फील्ड में पानी दे देते हैं ताकि जो सोइल है वो थोड़ी लूज हो जाए और प्लोइंग करने में आसानी हो। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सोइल्स कॉल्ड क्रम्स। जब हम फील्ड को प्लोइंग करते हैं उस टाइम पे देखा होगा आपने भी, जब फसल कट जाती है या जब हम क्रॉप लगाने वाले होते हैं उससे पहले मिट्टी के बहुत बड़े बड़े क्रम्स होते हैं। ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। तो उन क्रम्स को तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। तो हम क्या करते हैं, देखो प्लोइंग के थ्रू या टिलिंग के थ्रू क्या करते हैं, हम बड़े बड़े क्रम्स को, मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, फिर एक लेवलर के थ्रू हम उस पूरी फील्ड को एक लेवल में ले आते हैं। जैसे ये एक पूरा ये लेवल है, एक प्लेन सरफेस, प्लेन तो नहीं हो सकता, ऐसे मतलब सेम सा कर देंगे पूरी फील्ड को, उबड़ खाबड़ ना लगे वो। तो वो बहुत ज़रूरी होती है इरिगेशन के लिए भी, प्लस जब हम बीज को लगाएंगे उसमें मिट्टी में, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ऊबड़ खाबड़ हुई, कहीं से ऊंची कहीं से नीची, तो अच्छे से हम ना तो बीज लगा सकते हैं और ना ही हम उसमें इरिगेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, पानी कहीं कहीं रह जाएगा। लेवलिंग ऑफ द सोइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जब हम लेवलिंग करते हैं एक फील्ड की तो लेवलर के थ्रू करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सोइल बिफोर टीलिंग। क्या होता है, कुछ कभी कभी टीलिंग से पहले ही हम उसमें पूरे खेत में मैन्योर को डाल देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोइल। तो ये एक अच्छी चीज़ है ये। पहले ही डाल दिया तो क्या करेंगे हम, टीलिंग करेंगे, प्लोइंग करेंगे, उससे क्या होगा, अच्छे से वो मैन्योर है पूरी मिट्टी में आसानी से मिल जाएगा। द सोइल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग। तो सोइंग करने से पहले थोड़ा सा मॉइस्चर होना सोइल में बहुत ज़रूरी होता है। वो सोइल अच्छी हो जाती है, मॉइस्चर कंटेंट होगा तो प्लांट को आसानी होती है ग्रो करने में। अब है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं, कोई भी क्रॉप लगाते हैं फील्ड में, उसके दौरान हमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट काम आते हैं फसल को लगाने में, अब हम वो करेंगे। करें बच्चों, चलो करते हैं, लेट्स गो। बिफोर सोइंग द सीड्स, सीड को लगाने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सोइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। ये बहुत ज़रूरी होता है, हम जो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं उनको
छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे बेटर रिजल्ट आएगी। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये करते कैसे, हाथ से तो हम करेंगे नहीं भाई, मिट्टी के इतने बड़े बड़े क्लम्प्स को हम हाथ से तोड़ने बैठ जाए ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए कुछ टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हमारे पास। जो मेन टूल है हमारे इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए वो है प्लो, हो और कल्टीवेटर्स। आपने ये नाम सुन भी रखे होंगे, कल्टीवेटर का तो पक्का सुन रखा होगा भाई। प्लो, प्लो क्या है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सोइल। बहुत पुराने समय से हम जो है प्लो यूज़ कर रहे हैं टिलिंग करने के लिए सोइल की। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। किस किस के काम आता है भाई ये, एक तो फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए, दूसरा वीड्स को रिमूव करने के लिए, तीसरा सोइल को लूज करने के लिए या टर्न करने के लिए। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स और कैमल। ये क्या होता है, ये किसका बना होता है, वुड का, आयरन का भी हो सकता है, कुछ एक पार्ट्स इसके आयरन के भी बने होते हैं। और ये किससे चलाया जाता है, ये बुल्स के थ्रू, ए पेयर ऑफ बुल्स यानी कि 2 बुल्स के थ्रू ये चलता है ये इक्विप टूल। और हॉर्स से भी चल सकता है, कैमल से भी, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कहाँ पे कौन सा एनिमल जो है इन कामों के लिए यूज़ किया जाता है। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। इसके अंदर एक ट्राइंगुलर शेप की आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम प्लो शेयर बोलते हैं। आप यहाँ देखिए एक बारी ध्यान से, ये जो ट्राइंगुलर शेप की है आयरन की स्ट्रिप, इसको क्या बोलते हैं, प्लो शेयर। और इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे कहाँ पे रख रखा है, ये दोनों बुल के ऊपर, यहाँ उनकी नेक के ऊपर। ये वाला जो पार्ट है ये आप ध्यान से देखोगे ये मिट्टी के अंदर है, और जो ये आयरन की स्ट्रिप है ये नुकीली है, आगे से पॉइंटेड है, ये मिट्टी के अंदर है। ये अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती है और अच्छे से जो है क्रम्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। ओके, अब है द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट। इसका जो मेन पार्ट है वो है ये प्लो शाफ्ट जो कि वुड का बना होता है। ठीक है, देर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसके एक एंड पे क्या होता है, एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। यहाँ पे एक बीम रखा जाता है जो कि बुल की नेक के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अब है ये हो गया हमारा वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो। अब इसको ऑपरेट कौन कौन करता है, 2 तो बुल हो गए भाई, एक इसको इनको चलाने वाला भी चाहिए। ठीक है, तो 3 बंदे चाहिए भाई हमें ये काम करने के लिए, 2 एनिमल और 1 ह्यूमन। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडेज। जो हम पहले यूज़ करते थे वुडन का, लकड़ी का, आज वो रिप्लेस हो चुका है। मशीनरी का टाइम है भाई, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आजकल जो है आयरन की प्लो यूज़ करते हैं हम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बनाना तो आता नहीं है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या काम होता है, ये सब ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, ये कहाँ काम आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हो क्या है, इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सोइल। हो क्या, एक सिंपल सा टूल है, ये हेल्प करता है वीड्स को रिमूव करने में और सोइल को लूज करने में। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसके पास भी एक लॉन्ग रोड होती है, वुड की हो सकती है या आयरन की। ए स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड ए बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। एक स्ट्रॉन्ग ब्रोड चौड़ी सी बेंट प्लेट जो है इस पे फिक्स की जाती है आयरन की, इसके एक एंड पे। एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, और वो कैसे काम करेगी, एक ब्लेड की तरह। ये देखो ये क्या है, बेंट प्लेट। किससे ऑपरेट की जाएगी भाई, एनिमल से। नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। देखो जो ये प्लोर होते हैं ना, ये हमारे एंशियंट टाइम के इक्विपमेंट है, पहले यूज़ करते थे हम इनको। अब मशीनरी ने इनकी जगह ले ली है भाई। अब जो है हमारे पास मशीन्स हैं वो काम करती हैं, जैसे कि कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, आजकल प्लोइंग किससे डन की जाती है भाई, किससे करी जाती है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। यहाँ पे ये कल्टीवेटर है, चला कौन रहा है भाई, ट्रैक्टर से ऑपरेट किया जाता है। चला तो इसको एक इंसान ही रहा है भाई, कहीं ये सोचो कि ट्रैक्टर ही अपने आप चलेगा और कराएगा इसको। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। देखो आजकल मशीन का ज़माना तो है, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लेबर और टाइम को बचाता है। जो प्लो था उसको चलाने के लिए 2 तो बुल चाहिए थे हमें, 1 आदमी चाहिए था भाई। ठीक है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। एक लगा लो हम एक बड़ी सी एक क्रॉप ग्रो करा रहे हैं हम एक फील्ड में, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, तो एक दिन में तो शायद पूरा ही दिन लग जाएगा, करो तो और हो भी ना वो। तो मशीन से तो भाई ये आधे घंटे में पूरा काम कर देते हैं, तो लेबर भी बच गई भाई और टाइम भी बच गया।
ठीक है, ये आज के ज़माने का है। फर्स्ट स्टेप शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो मेरे को बताना, नहीं आया कहाँ से नहीं आया। अब दूसरा स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला हमारा डन हो चुका है जो कि था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। लगा दूँ इस पे मार्क? बोलो, समझ में आया हो तो लगा दूँ, और ना आया हो तो भी लगा ही दूँ, दोबारा देखना आ जाएगा समझ में। दूसरा पार्ट करेंगे अब हम सोइंग। सोइंग क्या है? मतलब आप सो जाओ, ठीक है। सोइंग सोइंग खेलते हैं, सो जाते हैं हम। सोना नहीं है। अब मिट्टी तैयार कर ली है, अब जागो ग्राहक जागो, अब बीज लगाएंगे भाई। चलो हो जाओ भाई शुरू। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। सबसे ज़रूरी है आपको एक गुड क्वालिटी का बीज सीड सेलेक्ट करना है। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड विच गिव हाइल्ड। सभी फार्मर्स जो हैं यही प्रेफर करेंगे कि ऐसे बीज का हम प्रयोग करें जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हमारी फसल लगे, यील्ड ज़्यादा आए, प्रोडक्शन ज़्यादा आए। प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो पैसा आएगा दोस्तों, पैसा आएगा तो घर चलेगा, और घर चलेगा तो ज़िंदगी मौजा ही मौजा। अब है भाई सिलेक्शन ऑफ सीड। अब पहली क्या कहती है एक बार वो देख लेते हैं, बेचारी कई देर की चुप बैठी है ये। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। एक दिन पहले ने क्या देखा कि उसकी मम्मी ने एक वेसल के अंदर ग्राम की सीड डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कुछ टाइम के बाद उसमें से कुछ सीड्स जो है उस वेसल में ऊपर, उस बर्तन में ऊपर फ्लोट करने लग गए। आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। अब ये चिंतित है भाई, ये हैरान है कि ऐसा क्या हो गया कि कुछ बीज नीचे रह गए और कुछ बीज पानी के ऊपर आ गए। अब बताते हैं क्यों आ गए, शांति, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो। एक्टिविटी, तो अब एक्टिविटी 1.1 देख लेते हैं एक बारी। टेक ए बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। एक बिकर लो, एक बर्तन ले लो आप, आपके पास बिकर नहीं है तो उसको आधा पानी का भर लो। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टिर वेल। उसमें थोड़े से एक मुट्ठी आप गेहूं के दाने डाल दो और उसको अच्छे से हिला दो। वेट फॉर सम टाइम। अब थोड़ी देर आपको पेशेंस रखना है, जो कि आजकल हमारे अंदर है नहीं। पेशेंस नाम का पी भी नहीं है हमारे अंदर। धैर्य बनाए रखें दोस्तों, धैर्य जीवन में बहुत ज़रूरी है। धैर्य कौन है ये आप कमेंट कर देना, इसकी जानकारी लेनी हो तो धैर्य कौन है, फिर इसके बारे में आपको इसकी एक स्टोरी सुनाएंगे धैर्य की। अभी पढ़ लेते हैं। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वाई वुड दे लाइटर। देखो इतने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने हमें दे दिए हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, जैसे सीरियल में होता है ना, क्यों क्यों क्यों, क्या क्या क्या, कैसे कैसे कैसे। उनका जवाब ये है दोस्तों कि जो डैमेज्ड सीड होते हैं वो फ्लोट कर जाते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी के सीड थे यानी कि जिनमें जीवन बचा हुआ है अभी, वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो खराब सीड हो चुके हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ये था इसका कारण, ठीक है। बता देना अब आप अपने भाई बहनों को, छोटों को, जिनको ना पता हो। क्या कहता है भाई, डैमेज सीड बिकम होलो। जो डैमेज सीड होते हैं वो होलो हो जाते हैं, अंदर से खोखले। एंड आर दस लाइटर, तो हल्के हो गए वो। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा एग्जामिनर कि कुछ सीड ऊपर फ्लोट क्यों करते हैं और कुछ नीचे क्यों सिंक कर जाते हैं, तो आप आंसर ध्यान से दे के आना। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज वन। तो इससे आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप ख़राब सीड को अलग कर सकते हो और हेल्दी सीड को अलग कर सकते हो। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. अब चलो सीड भी हमने अच्छे से सिलेक्ट कर लिए हैं, अब हमने उनको फील्ड में लगाना है, तो उसके लिए भी कुछ सीड्स चाहिए। ये तो है नहीं एक एक सीड लेके आप पूरी फील्ड में ऐसे लगाते घूमोगे, वैसे भी वेले ही हो तुम, लगा ही देना। जस्ट जोकिंग। अब भाई ट्रेडिशनल टूल, पहले कौन कौन से जो टूल्स थे वो यूज़ करे जाते थे वो देख लेते हैं। The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. एक टूल यूज़ होता था भाई पहले के टाइम में,
वो फनल शेप का होता था। फनल शेप आप सबको पता ही होगी कैसी होती है, नहीं हो पता है तो बता देते हैं। पहले इसको साफ करते हैं। देखो जादू दिखाऊं, हो गया ना एक बारी में गायब। तुम इरेजर से ऐसे करते हो, मैंने क्या टाइम बचा लिया अपना। क्या कह रहा है भाई, क्या बता रही थी मैं आपको। फनल, फनल कुछ ऐसी शेप की होती है दोस्तों। कई बार आपने घर पे देखी होगी, एक किसी कैन में आप तेल वेल डाल रहे हो, कुछ ऐसी शेप की होती है, ये फनल शेप होती है। ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब देखिए, जो फनल शेप का टूल पहले यूज़ होता था। The seed are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends। जो ये फनल शेप का टूल होता था हमारे पास, ये एक पाइप के थ्रू, 2-3 पाइप के थ्रू नीचे की तरफ मिट्टी के अंदर होता था। ये शार्प एंड होते थे इनके। दीज एंड पियर्स इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड देयर। तो शार्प एंड क्यों है, ताकि अच्छे से वो सोइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाए और अच्छे से जो सीड हम ऊपर से डाल रहे हैं, ये 2 बंदे भाई साहब डाल रहे हैं, ये अच्छे से इसमें चला जाए अंदर मिट्टी के अंदर। 2 बुल इसको खींच रहे हैं भाई। इसको किसको, क्या है ये, अभी बताया था भाई, प्लो है। और ऊपर क्या लगा रखा है, ये टूल सोइंग ऑफ सीड के लिए। ये देखो इस भाई साहब ने यहाँ पे पोटली ले रखी, इसमें दाने हैं, ये यहाँ पे डाल रहा है, ये इसको ऑपरेट कर रहा है, और नीचे यहाँ पे सीड जो है हमारे साथ साथ लग रहे हैं। दूसरा भाई, ये भी बहुत पुराना मेथड था भाई, अब ये ऐसे कोई यूज़ नहीं करता। अब हमारे पास मशीन्स आ चुकी हैं। दूसरा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल जो ये मशीन है, ये ट्रैक्टर इनको खींचता है भाई, इसके थ्रू हम जो है सीड लगा सकते हैं। अब है दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एट डेप्थ। जो ये वाला इक्विपमेंट है, ये थोड़ा सा चतुर प्राणी है। ये क्या करता है, सभी सीड को इक्वल डिस्टेंस पे लगाता है। अब इक्वल डिस्टेंस पे क्यों लगाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सीड की ओवर क्राउडिंग ना होए। ओवर क्राउडिंग मतलब क्या होता था, जो पहले डालते थे उनमें कहीं कहीं पे 5-7 सीड एक जगह ज़्यादा हो गई, कहीं पे बहुत कम हो गई, कहीं पे डिस्टेंस उनके बीच में ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गए। इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़ होगी भाई। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे डल गए इतने सारे सीड, यहाँ पे फिर 1-2 डल गया, फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ हो गया। वो जो पुराने वाले टूल से, उनसे ये प्रॉब्लम होती थी। ये नहीं था कि कुछ होता ही नहीं था, होता था, उनसे बहुत अच्छे से फसल उग जाती थी, लेकिन ये वाली दिक्कत रहती थी थोड़ी बहुत। ठीक है। इससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, बहुत सारे सीड यहाँ आ गए, अभी एक दूसरे से कम्पीट करेंगे खाने के लिए। ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो ये दिक्कत हो गई। आजकल जो हमारे पास ये सीड ड्रिल और इक्विपमेंट है, ये क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे सीड को लगाते हैं, जिससे ना तो ओवर क्राउडिंग होती। ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है दोस्तों, कम कर लेना आप इसको। ठीक है। तो ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। आ गया समझ में। अब है इक्वल डिस्टेंस पे बो दिया इसने, और डेप्थ में भी चले गई। ये डेप्थ पे जाना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर सीड रहेगी तो चिड़िया उठा के ले जाएगी, क्योंकि उसको अपना खाना चाहिए। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि सीड कवर हो सोइल से। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो ये बर्ड से उसको प्रोटेक्ट करती है। और सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। सेम बात है, ये आपसे पूछ सकता है कि एग्जामिनर की क्यों मशीन जो है बहुत एडवांटेज है इनकी ओवर द हमारे जो ट्रेडिशनल टूल थे उनके। तो आप बता देना, एक ही इसका आंसर है, 7 करोड़ का। सेव टाइम एंड लेबर, ये क्या बचा देता है, टाइम को और लेबर को। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो ये बूझो ने सिर में हाथ लगा लिया है, पता नहीं ये क्या पूछेगा अभी। ये कह रहा है, देर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन ए स्मॉल बैग्स। मैंने देखा कि वहाँ पे स्मॉल स्मॉल बैग्स में प्लांट को रख रखा है। वाई आर दे केप्ट इन लाइक दिस। तो ये सिर में हाथ रख के यही सोच रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, छोटे छोटे प्लांट्स को इन बैग्स के अंदर क्यों रख रहे हैं। अब पहेली कुछ कह रही है भाई, इसकी भी सुन लो। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। तो नर्सरी में जो है पैडी के प्लांट पहले ग्रो कराए जाते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब वो थोड़े थोड़े ग्रो कर गए, कन्वर्ट हो गए सीडलिंग में, दे आर
प्लांटेड टू दी फील्ड मैन्युअली, तो फिर वो कहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं, हमारी मेन फील्ड के अंदर। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, तो कुछ एक प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के और फ्लावरिंग प्लांट, उनको भी ऐसे ही ग्रो कराया जाता है पहले नर्सरी में। देखा होगा अपने आसपास अपने नर्सरी हम प्लांट्स लेके आते हैं सुंदर सुंदर फूलों के या किसी और के, तो वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, फिर हम अपने घर पे ले आते हैं उनको, फिर उनको ग्रो कराते हैं। सेम पैडी का भी ऐसे ही होता है, पहले उनको ग्रो कराएंगे, छोटे छोटे सीडलिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कर जाएंगे, तब उनको मेन फील्ड में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब है अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट, ये हमने पढ़ लिया। प्रॉपर डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है दो सीड्स के बीच में या सीड्स के बीच में, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। भीड़ भाड़ नहीं होगी तो अच्छे से वो अपने आप को वहाँ पे रख ग्रो करेंगे, वो उनको अच्छे से सनलाइट मिल पाएगी, हर एक को न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, वाटर मिल पाएगा सॉइल से। ज़्यादा हो गए तो वो compete करते हैं एक दूसरे से, किसी किसी को सनलाइट ज़्यादा मिलती, किसी को नहीं मिलती, किसी को न्यूट्रिएंट ज़्यादा लेते हैं, किसी को नहीं मिलता। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। दो स्टेप हमने कर लिए हैं बच्चों, पहला था प्रिपरेशन ऑफ सोइल, दूसरा सोइंग, ये भी कर लिया हमने। ठीक है, ओह मैंने तो तुमसे बिना पूछे इस पे टिक कर दिया भाई, समझ में आ गया होगा तुम्हें, लग रहा है, मेरे को भरोसा है तुम पे। अब करेंगे तीसरा पार्ट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। आई होप तुम्हारी गाड़ी यहाँ तक ठीक ठाक चल रही होगी, इंजन में कोई ख़राबी नहीं आई होगी, आ गई होगी वो तो दोबारा से देखना इसको, ठीक है, और कोई चारा नहीं है, अच्छे से पढ़ना, आ जाएगा समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हमने मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया था, बीज भी लगा दिए थे, अब हम उसमें मैन्योर ऐड करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स ऐड करेंगे। क्या होते हैं ये दोनों चीज़ें, चलिए देखते हैं। चलो, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम सोइल में ऐड करते हैं, किसकी फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ताकि प्लांट हेल्दी ग्रो कर पाए। बेसिकली हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कभी कभी हमें अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, कुछ प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि हमारी ग्रोथ जो है, हमारी डेवलपमेंट अच्छे से हो। ऐसे ही प्लांट्स को भी चाहिए ताकि उनके अच्छे से ग्रो होए वो, उनको भी कुछ ये सप्लीमेंट चाहिए भाई, और वो उनका सप्लीमेंट क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, अब फिर से बूझों ने सर में हाथ लगा लिया है दोस्तों, क्या पूछ रहा है ये, चलो देखते हैं। आई साई हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म, मैंने देखा एक फार्म में जो है क्रॉप हेल्दी ग्रो कर रही हैं। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वर वीक, लेकिन उसने अपने पास के फार्म में देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वीक हैं। वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स, तो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स जो है ग्रो अच्छे से करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू दी क्रॉप प्लांट, सोइल क्या करती है, मिनरल और न्यूट्रिएंट को ऑफ कोर्स प्लांट कहाँ से लेता है, सोइल से लेता है, ये तो बात बताने की है ही नहीं, बहुत कॉमन सी बात है। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और न्यूट्रिएंट क्या चाहिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, असेंशियल हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, फार्मर जो हैं क्रॉप को ग्रो कराते हैं, जैसे एक क्रॉप ग्रो कर ली, हार्वेस्ट कर दिया, दोबारा से सेम फील्ड में क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, अरे एक फसल काट दी तैयार होगी तो दूसरी फिर लगा दी काटने के बाद, ये कह रही थी मैं, आ गया होगा शायद समझ में। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, अब आप सोचो ऐसा गड़बड़ हो जाती है, ऐसे बार बार एक ही फील्ड पे जो है हम क्रॉप लगाते रहते हैं तो मिट्टी में कुछ कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। कंटिन्यूएशन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, ऑफ कोर्स एक जगह पे आप बार बार क्रॉप लगा रहे हो तो जो सोइल में जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो ख़त्म तो होंगे, क्योंकि उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं आपको एक वो दे दूँ, क्या दे दूँ बताओ, क्या दूँ तुम्हें मैं, थप्पड़ दे दूँ, नहीं थप्पड़ नहीं, अच्छे बच्चे हो तुम। मैंने तुम्हें एक बैग दे दिया, ठीक है, एक थैली दे दी, एक पोलोथीन दे दी, एक पैकेट दे दिया, अरे दे दिया मतलब, अब उसमें क्या होगा, मैंने तुम्हें खाने की चीज़ें दे दी बहुत सारी, अब तुम उसमें से खा रहे हो कंटिन्यूसली, एक टाइम तो ऐसा आएगा उसमें कमी हो जाएगी, तब तक मैं उसमें और नहीं डालूंगी तो
कैसे तुम्हें वो प्रॉपर चीज़ मिलेगी? तो बार बार वो चीज़ तुम खा रहे हो वहाँ से, तो वो ख़त्म तो होएगी। सेम प्लांट में होता है, इसमें फील्ड में होता है। बार बार अगर क्रॉप लग रही है, कुछ ऐड नहीं हो रहा है बाहर से, तो उसके तो सारे न्यूट्रिशन जो है ख़त्म हो जाएंगे भाई। समझ रहे हो ना? कॉमन सी बात है ये तो। चलो, अब क्या होता है, न्यूट्रिएंट पुअर हो गए, कम हो गए उसमें। देयर फोर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर, तो फार्मर को भाई चाहिए उसमें क्या ऐड करने, जैसे मैंने तुम्हारे पैकेट में वो डाल दिए थे ना, ऐसे ही उनको क्या करना है, मैन्योर ऐड करना है फील्ड में, टू रिप्लेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट, ताकि उनकी जो है न्यूट्रिएंट वापस से आ जाए उस सॉइल के अंदर। रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, मैन्योरिंग। सॉरी, ये तो लाइन कहीं और ही चली गई, मिस्टेक से हो गया। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अगर हम इनप्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग डालेंगे उसके अंदर, तो प्लांट तो वीक होगी, आपने उसमें उसका अच्छा से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कैसे बनता है मैन्योर, डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन सबको पता होगा, डिग्रेडेशन से हम जो है जितने भी डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन होके स्मॉलर स्मॉलर सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं सोइल की को, ठीक है। वो किसको डिग्रेड करते हैं, जितना भी प्लांट एनिमल वेस्ट होता है उसको, और जैसे भाई पत्ते वत्ते हो गए और भी कोई डिग्रेडेशन का सब्सटेंस हो गए, उनको डिग्रेड करके वो मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस। फार्मर क्या करते हैं भाई, प्लांट और एनिमल वेस्ट को खुले एरिया में या पिट्स में डाल देते हैं, और उनको अलाउ करते हैं कुछ टाइम के लिए कि वो डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज कैसे होता है, तुम थोड़ी करते हो उनको बैठ के, ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, तो जो अब मैटर डिकम्पोज हो चुका है उसको हम एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर अपनी फील्ड में यूज करते हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th। आप वर्मी कंपोस्टिंग का पढ़ के आए हो क्लास 6th में। वोम के थ्रू जो है हम डिकम्पोजिशन होती है उसकी, वेस्ट की, ठीक है। ये आप पढ़ के आए हो क्लास 6ठी में, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं है। फर्टिलाइजर्स अब है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो बेसिकली फर्टिलाइज़र केमिकल्स हैं जो कि उनमें कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है जो कि हम प्लांट को ग्रो कराने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैन्योर होता है, ऐसे फर्टिलाइज़र होता है, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, तो ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं अभी देखते हैं, इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाशियम, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। एनपीके स्टैंड फॉर एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटाशियम। ये क्या हैं, ये एग्जांपल हैं फर्टिलाइज़र्स के। आपने सबने सुना भी होगा इनके बारे में। अगर आपके पापा एक फार्मर हैं, जो कि बहुत ही एक प्राउड की बात है फार्मर होना, क्योंकि फार्मर के कारण ही हम हमारा फूड ले पा रहे हैं। तो सैल्यूट है भाई सभी फार्मर्स को। और अगर आपकी मम्मी पापा खेती करते हैं, फार्मर हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। आप लोग भी हेल्प किया करो फार्मिंग करने में, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि हम अपने खेत में डालते हैं। अपने पापा मम्मी से पूछ के देखना इनके बारे में, वो बता देंगे आपको कि हाँ ऐसे ऐसे डालना होता है, इससे अच्छी फसल जो है ग्रो करती है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी और मेज। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो फार्मर की हेल्प करते हैं कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। यील्ड अच्छी होएगी, क्रॉप अच्छी ग्रो करेगी तो फार्मर को फ़ायदा होएगा। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। देखो आजकल क्या हो गया भाई, ये इतना ज़्यादा केमिकल फील्ड के अंदर यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, सोइल के लिए भी हानिकारक है। बिल्कुल सारा सिस्टम ख़राब कर देता है जो हम इतनी ज़्यादा अमाउंट में आजकल फर्टिलाइज़र यील्ड
को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारी सेहत के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है जो क्रॉप ज़्यादा फर्टिलाइज़र से उगाई गई है। एक मिनिमम अमाउंट होती है इनकी कि हम किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी को सॉइल के अंदर पूरा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसका प्रयोग हो भाई तो अति तो हर बुरी ही होती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो। तो फर्टिलाइज़र तो केमिकल हैं, ये तो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जितना हो सके हमें कम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने चाहिए, मैन्योर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, फर्टिलिटी को घटा देते हैं, उसको लेस फर्टाइल कर देते हैं, सोइल को इतनी उपजाऊ रहती नहीं वो। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ऑफ कोर्स फर्टिलाइज़र के कारण बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव्स इन द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो हमें देखो इसको रिप्लेस करना चाहिए। पहली बात तो भाई इतना हमें ये यूज़ करने ही नहीं चाहिए। दूसरा हम कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर से इसको रिप्लेस करें, और कई बारी हमें फसल को बीच में छोड़ भी देना चाहिए। ठीक है, और जो भी हमने फसल काटी है ना उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो फील्ड में रखना चाहिए। उसमें क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एक टाइम के लिए हम दो क्रॉप्स के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दे रहे हैं उस मिट्टी को, तो वो डिकम्पोज होके वहीं उसी में ऐड हो जाता है, उसी सोइल में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी टेक्निक है ये। ऐसे हम सोइल की फर्टिलिटी को भी बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये मेथड अच्छा है। ठीक है, द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सोइल। मैन्योर डालते हैं तो ये सोइल की को इम्प्रूव करता है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जिस फसल में ज़्यादा मैन्योर होता है ना वो बहुत अच्छा होता है फसल के लिए। उससे क्या होता है कि उसमें उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है कि कितनी वो मिट्टी उस पानी को रिटेन कर पाती है अपने अंदर। ठीक है, एक होता है जैसे रेत ले लूँ मैं, उसमें पानी डालूँ, फटाफट पानी नीचे चला जाएगा, रिटेनिंग कैपेसिटी है नहीं उसकी। एक मैं अपनी इसमें अच्छी वाली फर्टाइल सोइल में पानी डालूँ तो वो उसको रिटेन करके रखती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। रिटेन होगा तभी तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। दोस्तों क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोलते तुम। कहाँ थे हम? Another method of replenishing the soil with the nutrient is through crop rotation. This can be done by growing different crop alternatively. दूसरा एक मेथड है सोइल को बचा के रखने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट देने के लिए, कि हम क्रॉप रोटेशन अपनाएं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम एक ही फसल को बार बार नहीं लगा रहे हैं, हम अल्टरनेटिवली दूसरी फसल लगा रहे हैं। एक बार कोई सी लगा दी, दूसरी बार दूसरी फसल लगा दी। ठीक है, अब है अर्लियर क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हम क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि इसमें हम अल्टरनेटिवली दो फसल लगाते हैं। मतलब एक बार ये लगा ली, मान लो वीट लगा ली, उसके बाद दूसरी फसल लगाई, तो हम अल्टरनेटिवली दूसरी तीसरी फसल लगाते रहते, सेम टाइप की क्रॉप को नहीं लगाते। इससे भी जो है न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं मिट्टी में। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। जो नॉर्दर्न साइड में है वो लोग क्या करते हैं, एक टाइम पे तो लेग्यूम्स को ग्रो करा लेते हैं। ठीक है, लेग्यूम्स क्या होते हैं, दालें वगैरह जितनी भी हैं ये, और एक सीज़न में ये लगा लिया, नेक्स्ट सीजन में वो क्या लगा देंगे, वीट लगा देंगे। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन। और ये हेल्प करता है कि सोइल में जो नाइट्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाती है इससे अच्छे से। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडोप्ट दिस प्रैक्टिस। और फार्मर को अवेयर भी किया जा रहा है, एनकरेज भी किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि भाई आप ऐसा किया करो, इससे सोइल की फर्टिलिटी बची रहती है, न्यूट्रिशन की रिप्लेसमेंट होती रहती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने प्रीवियस क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूम्स प्लांट, दे फिक्स नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है बच्चों, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। थोड़ा इसके बारे में सुनो। जितने भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। मान लो ये ऊपर प्लांट है, ये मिट्टी है, ये अर्थ सरफेस है, इसके नीचे ये है रूट्स। इसमें क्या होते हैं, नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स एक तरह की गांठ लगा सकते हो आप। इसके अंदर ये इसके पास राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, राइजोबियम दिख रहा है तुम्हें, बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। किसको फिक्स करेंगे, ये नाइट्रोजन को। ठीक है,
अब नाइट्रोजन फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप आगे साइकिल भी पढ़ोगे, नाइट्रोजन साइकिल। जो हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होती है उसको उसी फॉर्म में कोई भी प्लांट यूज़ नहीं कर सकता। तो ये इसको राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं जिससे प्लांट इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। होते कहाँ पे ये, नोड्यूल्स में। नोड्यूल्स क्या हैं, रूट्स के अंदर छोटी छोटी गांठें सी होती हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर। छोटी सी ये जानकारी थी, तुम्हें पता होना चाहिए, शायद आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहले ये देख लो, डिफरेंस हम फिर बाद में करेंगे। एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर की एडवांटेज क्या है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ऑफ कोर्स जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो एडवांटेज है उसकी ओवर द फर्टिलाइजर्स। क्यों, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। अभी मैंने बताया था ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, कौन, मैन्योर। इट मेक द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। ये सोइल को पोरस बनाता है। पोर क्या होते हैं, सोइल के अंदर छिद्र हो, थोड़े थोड़े होल्स हों, उससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती रहेंगी। अगर रास्ता है तभी तो गैसेज अंदर जाएंगी, तो उससे वो हेल्प मिलती है माइक्रोब्स को, वो अपना डिग्रेडेशन का काम अच्छे से चलाते रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो भी, माइक्रोब्स भी ग्रो नहीं करेंगे भाई वहाँ पे, है ना। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ऑफ कोर्स ऑक्सीजन जाएगी तो फ्रेंडली माइक्रोब्स जो हैं, फार्मर के फ्रेंडली माइक्रोब हैं जैसे अर्थवॉर्म है, वो ग्रो कर पाएंगे। वो ग्रो करेंगे तो फसल बहुत अच्छी होएगी और पैसा ही पैसा होगा। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोइल। और ऑफ कोर्स अगर माइक्रोब्स हैं वहाँ पे, मैन्योर डाल रहे हो, तो ऑफ कोर्स सोइल का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अब तक भी इम्पोर्टेंट ही थी, ये डिफरेंस है, ये आ जाता है भाई पेपर में, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस बताओ। तो चलो करते हैं, चलो दोस्तों, चलो चलो। फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर क्या, भी हमने बताया था, ये कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में। मैन मेड है ये और केमिकल है ये, इनऑर्गेनिक साल्ट है ये, ऑर्गेनिक नहीं है। मैन्योर क्या है, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, ये नेचुरल है। ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। जितना भी कैटल डंग होता है, एनिमल्स का डंग, वेस्ट मटेरियल होता है उससे, और प्लांट का जो रेजिड्यू होता है उनसे डिकम्पोज होकर ये बनता है। नेचुरल सब्सटेंस है, बहुत अच्छा होता है मिट्टी के लिए, A1। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर कहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर। मैन्योर कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड्स के अंदर। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। ह्यूमस मैंने बताया था क्या होता है, ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सोइल को। और मैन्योर प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। ह्यूमस होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। कोई पर्टिकुलर होता है, जैसे NPK हो गया, यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, उनके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। इनके अंदर इनके कंपैरिजन में कम न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे होते हैं फसल के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है हम इसका जो भी बच गया हमारा वो अगले पार्ट में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो देखना। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट करना। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, नहीं रहेगी, डोंट वरी, नहीं होगी कोई भी दिक्कत। और अच्छे बच्चे हो तुम, कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।